तो सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है कि फर्टिलिटी या आईवीएफ है क्या। तो आप आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके जो एग हैं वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, जो ओवरी हैं उनसे एग बाहर लिए जाते हैं, हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोग आईवीएफ के बारे में बात करने से कतराते हैं। क्या आपको लगता है ये सच है? क्योंकि जो हमारी ये मॉडर्न सोसाइटी है इसमें अभी भी इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन एक टैबू की तरह है। आप किन लोगों को सजेस्ट करोगे आईवीएफ, या फिर किन लोगों को किन कंडीशंस में आईवीएफ की स्टेज पे जाना चाहिए? अब क्या होता है, जैसे कि आपने पूछा कि किन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत है। देखो आजकल क्या है कि जो एक तो लेट मैरिजेज हो रही हैं, जिससे क्या होता है एग की जो नंबर ऑफ एग हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन लेडीज़ में नहीं आया है। सो मैम, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया एग फ्रीजिंग, एंड जो हम अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी हम जो बात कर रहे थे, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग आप एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, टर्म। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? देखो, जो पहला ज़माना था जैसे हमारी मदर का था, तो उस समय आईवीएफ सेंटर बिल्कुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके खुद ही 4 या 5 बच्चे हो जाते थे। अभी आईवीएफ सेंटर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यंग जनरेशन है, उनका लाइफ स्टाइल में यही आ जाता है कि बहुत ही सेडेंटरी लाइफ है। आईवीएफ का नॉर्मली सक्सेस रेट क्या है? कितने % सक्सेस होती है ये आईवीएफ? हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में, जहां पर हम एक आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही गंभीर टॉपिक है। एंड हमारे देश में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड आज उसी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए मैं अपने स्टूडियो में बुला रही हूँ अपनी सीनियर एक्सपर्ट डॉक्टर को, जो कि फर्टिलाइज एक्सपर्ट हैं। एंड आइए पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सो हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? एकदम सही हूँ। और मैम, मैं देखती हूँ कि जैसे मैं आपके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, एंड मैं आप अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपके बारे में कि मैम ने मेडिकल लाइन में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। एंड मैम आर्मी स्कूल से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, साथ ही साथ उन्होंने आर्मी में भी वर्क किया है। एंड उसके अलावा मैम को 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है फर्टिलाइज स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हैसियत से, और साथ ही मैम के अपने खुद के सेंटर्स हैं आईवीएफ के। तो आइए उनसे और जानते हैं उनके ही बारे में। सो मैम, मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपने यही करियर क्यों चूज़ किया? मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो जोधपुर राजस्थान मेडिकल कॉलेज से की। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने आर्मी ज्वाइन की। जब आर्मी ज्वाइन की तो उसमें मैंने देखा हमारे फौजी भाई हैं, वो दूर दराज पोस्टिंग रहती है, 1 या 2 महीने के घर जाते हैं। उसके बाद जब आते हैं तो मुझे पता चलता था कि उनके बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, और उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स देख देख के मुझे पता चला कि काफ़ी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने इस फील्ड को इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए चुना। तो मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम इस फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है कि फर्टिलिटी या आईवीएफ है क्या। तो आप आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो हम इनफर्टिलिटी में कहते हैं कि अगर आपने अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स 1 साल तक किया है, उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इनफर्टिलिटी है। अब कई बार क्या होता है कि आप जो है, आपकी या तो ट्यूब बंद होती है या फिर आपका स्पर्म काउंट कम होता है, आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे, 4-5 साल हो चुके हैं, तब फिर हम आपके सारे टेस्ट करते हैं, उसके बाद आईवीएफ करते हैं। तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके जो एग हैं वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, जो ओवरी हैं उनसे एग बाहर लिए जाते हैं, हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं, और स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। ये सब एक बहुत ही उन्नत तकनीक है और बहुत ही अच्छी लैब में होता है, जिसको कि आईवीएफ लैब कहते हैं। और क्योंकि बॉडी से, शरीर से बाहर हो रहा है, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
ओके ओके। सो मैम मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है, मॉडर्न है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोग आईवीएफ के बारे में बात करने से कतराते हैं। क्या आपको लगता है ये सच है? क्योंकि जो हमारी ये मॉडर्न सोसाइटी है इसमें अभी भी इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन एक टैबू की तरह है। और जब हम आईवीएफ बताते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है कि या तो किसी और का स्पर्म डाल देंगे या किसी और का एग डाल देंगे, और इससे क्या होगा कि बच्चा उनका नहीं होगा और एम्ब्रियो उनका नहीं होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके स्पर्म लिए जाते हैं, आपके एग लिए जाते हैं और उनको फिर आपका ही बच्चा होता है। ये एक साइंस की उन्नत टेक्निक है। इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन या इस तरह का नहीं होता है जो कि लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं। और कई बार लोग क्या होता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताते हैं कि वो आईवीएफ करा रहे हैं। तो ये एक मिथ है। तो ये इससे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक साइंटिफिक है आईवीएफ, ना कि जो हम गलतियां कर रहे हैं जैसे झाड़ फूक, जादू टोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ एक साइंटिफिक मेथड है जिससे कि आपको बेबी हो सकता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इस तरीके की चीज़ों से बचते हैं और लोगों को पता ना चल जाए उनके इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो झाड़ फूक, मंदिर, मस्जिद सब जगह जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलता। एंड जो भी रिजल्ट है वो तो मुझे लगता है कि साइंस अगर हमारा इतना आगे बढ़ चुका है कि वो हमें हेल्प आउट कर रहा है इन चीज़ों के लिए, तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं जा सकते। सो वेरी वेल सेड मैम। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि आप किन लोगों को सजेस्ट करोगे आईवीएफ, या फिर किन लोगों को किन कंडीशंस में आईवीएफ की स्टेज पे जाना चाहिए? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आईवीएफ कौन सी स्टेज पे आता है बेसिकली, या आप ऐसा बोलें कि प्रेगनेंसी आपको किस टाइम पे कंसीव करनी चाहिए? क्या होता है कि प्रेगनेंसी की जो एज होती है, जो हम रफली मानते हैं, वो 25 से 35 के बीच में उनको कंसीव करना चाहिए। पर क्या हो रहा है कि आजकल कैरियर माइंडेड हो रही हैं लड़कियां भी, जिससे कि उनकी एजुकेशन चलती रहती है। पहले वो कहते हैं कि हम सेटल हो जाएं, इसके बाद अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो इन सब को लेके लेट मैरिज होती है। तो उससे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी कि वो अपने जो एग हैं वो फ्रीज करा सकती हैं। कि जैसे उनकी एज तो 35 होगी, उनकी एज तो 40 होगी, पर उनके जो एग अगर उन्होंने 28 में फ्रीज कराए या 25 की एज में फ्रीज कराए हैं, तो एग की जो बायोलॉजिकल एज है वो 25 ही रहेगी। अब क्या होता है, जैसे कि आपने पूछा कि किन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत है। देखो आजकल क्या है कि जो एक तो लेट मैरिजेज हो रही हैं, जिससे क्या होता है एग की जो नंबर ऑफ़ एग हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन लेडीज़ में नहीं आया है। जब उनके एग ख़त्म हो जाते हैं 40 ईयर्स 42 ईयर्स पे वो हमारे पास आती है, तो हमें पता चलता है उनका एएमएच ही कम है। शादी के 10-12 साल तक वो पहले किसी पास वाले डॉक्टर को दिखाएंगी, या मतलब कहते हैं कि अभी हम 4 साल तक तो हमने सोचा ही नहीं कि हमें ना कंसीव करें। तो इसलिए ये जो इससे उनका क्या है, लेट होते जाते हैं। और कई बार हस्बैंड्स जो होते हैं उनके स्पर्म अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, और अगर वो कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनका स्पर्म काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिससे कि वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते। वाइफ है, उनका किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर ट्यूब बंद है तो भी वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ये सारे सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं आपके पॉल्यूशन की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और सबसे बड़ा फैक्टर आजकल जो है वो है स्ट्रेस, उसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत वो कर देते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कर देते हैं। सो मैम अभी आपने एक टर्म यूज़ किया एग फ्रीजिंग, एंड जो हम अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी हम जो बात कर रहे थे तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग आप एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, टर्म। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? नहीं, देखो एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग दोनों एकदम डिफरेंट है, एक साउथ एक नॉर्थ पोल, ये समझ लो। अब एग फ्रीजिंग होता है, वो क्या होता है कि लड़कियां जो हैं अपनी मर्जी से करा सकती हैं। उसमें आपकी या 22 साल में भी करा सकते हो, 32 साल में भी करा सकते हो, पर आपका एएमएच अच्छा होना चाहिए। और जैसे 39 38 में भी आजकल मेरे पास आके लोग एग फ्रीजिंग, मतलब लेडीज एग फ्रीजिंग आके करा रही हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मिल के स्पर्म चाहिए या एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होती है कि जैसे आपके एग निकाले और आपके हस्बैंड का या आपके पार्टनर का स्पर्म लिया, तो उनको फर्टिलाइज किया
और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग कहते हैं। तो एग फ्रीजिंग है वो फीमेल पार्टनर में होता है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो जाता है वो मेल और फीमेल दोनों का होता है। इसमें मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगी, जो एग फ्रीजिंग है या एम्ब्रियो फ्रीजिंग है वो आप कितने भी साल तक करवा सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 साल बाद ही एग फ्रीजिंग या एग यूज करना है। आप 5 साल 10 साल कभी भी, जब भी आप सोचें कि आपको फैमिली आगे करनी है, कंसीव करना है, तब आप अपने सेल्फ के एग यूज कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल जो बेबी होगा वो आपका ही होगा। इसी तरह से एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, जैसे कि अभी मेरा एक पेशेंट था, उसका पहला बेबी उसने कंसीव कर लिया। जब उसका 4 इयर्स का होगा तो उसको लगा कि अब मुझे सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए, और हमारे पास उसके एम्ब्रियो फ्रीज थे। तो हमने वही फ्रीजिंग एम्ब्रियो जो कि 4 साल पहले फ्रीज किए थे यूज किए, और अच्छा बेबी उसका दोबारा कंसीव कर गया। सो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं या फिर मेल्स हैं जो अपने शादी के बाद अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड बाद में अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो वो पहले फ्रीजिंग करा ले। सो दैट इज़ द बेसिक और सबसे एडवांस टेक्निक है जिसको वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हेल्दी बेबी पा सकते हैं, राइट? हाँ, एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप ये सोचो कि हमारे एम्ब्रियो ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, हमने 2 साल के लिए फ्रीज करा दिया है, या बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ जाएगी, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीजिंग एकदम सेफ टेक्निक है। आप इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंसीव करना चाहें आप अपने एग भी यूज कर सकते हैं, या आपका एम्ब्रियो बना हुआ है तो एम्ब्रियो भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैम जहाँ हम इतने टर्म्स की बात कर रहे हैं, एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, वहाँ पे मैंने एक इक्सी वर्ड भी सुना है। सो इक्सी और आईवीएफ में क्या डिफरेंस है या दोनों ही सेम है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईवीएफ और इक्सी सेम है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं अलग अलग है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो, अभी मैंने बताया आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ में क्या होता है कि जैसे कि मेल जो है उसके स्पर्म भी बहुत अच्छे हैं, मोटिलिटी भी अच्छी है, और फीमेल के एग भी अच्छे हैं, बस उसकी ट्यूब बंद है या कुछ इस तरह के हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो स्पर्म और एग वो एक ही पेट्री डिश में रखते हैं, और उसमें एग के अंदर स्पर्म को अपने आप एंटर करना पड़ता है। तो ये नेचुरली सिलेक्शन ऑफ स्पर्म होता है, जो एग और स्पर्म आपस में सेलेक्ट करके फर्टिलाइज होते हैं, तो इसको आईवीएफ कहते हैं। इक्सी में क्या होता है, ये उससे हायर टेक्निक है। इसके लिए हमें एक इक्सी मशीन चाहिए होती है, और एग को हम पकड़ते हैं और उसमें अब गुड क्वालिटी स्पर्म, जैसे कि हस्बैंड में स्पर्म की बहुत कमी है, या आपने जो स्पर्मिक हस्बैंड है उसका टीसा किया है तो बहुत ही लेस अमाउंट में आपको स्पर्म मिले हैं, तो उसमें से गुड क्वालिटी स्पर्म, मार्फोलॉजिकल जो बहुत अच्छे स्पर्म होते हैं उनको हम लेते हैं, और उनको फिर एक निडल की द्वारा एग में इंसर्ट करते हैं, तो इसको इक्सी कहते हैं। तो ये थोड़ा हायर टेक्निक हो गई, और इसमें फर्टिलाइजेशन रेट भी फिर आपको अच्छा मिल जाता है। मैम एक चीज़ और, जैसे आपको भी पता है हमारे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर्स बहुत ज़्यादा आ गया है एंड ऐसे में मेल एंड फीमेल बोथ आर अल्कोहलिक एंड स्मोकर हो गए हैं। तो वो स्मोकिंग और अल्कोहल आज की डेट में उनके लिए एक ट्रेंड हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका इम्पैक्ट भी फर्टिलाइजेशन पे पड़ता है और उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? देखो, जो पहले ज़माना था जैसे हमारी मदर का था, तो उस समय आईवीएफ सेंटर बिल्कुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके खुद ही 4 या 5 बच्चे हो जाते थे। अभी आईवीएफ सेंटर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यंग जनरेशन है, उनका लाइफ स्टाइल में यही आ जाता है कि बहुत ही सीडेंटरी लाइफ है, अपने लैपटॉप पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। सेकंड है उनकी डाइट। अब डाइट में क्या है, जो अभी आपने बताया कि वो अल्कोहल भी ले रहे हैं, स्मोकिंग भी ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि पास्ता, पिज़्ज़ा और ये ब्रेड, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में मतलब इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो मैम मैं यहाँ पे ये मानूँ क्या कि फर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है या फिर दोनों अलग है? मैं आपको बताना चाहूँगी 40% फीमेल और 40% मेल, और 20% होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। वही है कि 50-50 दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मेल और फीमेल। जी, तो इसके साथ ही जहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल लोगों के लिए ख़राब है इस टाइम पे, तो क्या यही एक मेजर रीज़न है जहाँ पे स्पर्म काउंट लोगों का डिक्रीज़ हो रहा है? देखो, मैंने अभी बताया काफ़ी है। एक तो उनका लाइफ स्टाइल है, डाइट है,
स्मोकिंग, ड्रिंक, अल्कोहल जो ले रहे हैं, इसके अलावा जो उनकी लाइफ में स्ट्रेस, आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस है, इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि वो 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी वजह से, अब जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या करती है मेल में, वो क्या करती है, फ्री रेडिकल्स करती है। तो उसके स्पर्म जो होता है वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन यानी कि डीएफआई, वो उनका इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वही फीमेल में करते हैं। इनफैक्ट इससे क्या होता है, फीमेल के भी जो, अगर बाई चांस आप कंसीव भी कर जाते हो तो अबॉर्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तो आप अपनी लाइफ से दूर रखो। एक अच्छी हेल्दी डाइट लो, ग्रीन ना लीफी वेजिटेबल्स लो, फ्रेश फ्रूट लो। इसके अलावा जैसे पहले हम कहते थे ना मोटा अनाज, जैसे जो आजकल मैदा शुरू हो गई है। मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ 3 वाइट जहर हैं, नमक, शुगर एंड मैदा। तो वो लाइफ से अवॉइड करो, स्मोकिंग ड्रिंक अवॉइड करो। तो ये सब चीज़ें, जैसे चाय कॉफ़ी भी आप एक्सेस मात्रा में मत लो। तो जैसे आपने अभी मुझे बोला कि लोगों में खाने पीने का कल्चर काफ़ी चेंज हो गया है, एंड आपने मुझे 3 चीज़ें बोली कि शुगर, सॉल्ट और मैदा, ये 3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग ऑफ कोर्स नहीं करनी चाहिए। तो जैसे लोगों में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, बॉडी में ये इश्यूज आते हैं, तो ऑफ कोर्स क्या जेनेटिक, जैसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं कुछ वो ट्रांसफ़र होती हैं, या कुछ अलग प्रॉब्लम्स भी ट्रांसफ़र होती हैं? और सेम चीज़ क्या आईवीएफ में भी लागू होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स ट्रांसफ़र होती हैं आईवीएफ के केस में भी? देखो, अगर आप नेचुरल कंसीव कर रहे हैं तो आपकी जो जेनेटिक है, डीएनए तो वही एग और स्पर्म का जाएगा। और आपके जो एनवायरमेंटल से जो डिजीज आ रही है, जैसे कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं या मदर को डायबिटीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से जो बेबी का वेट बढ़ रहा है या बेबी में जो हार्ट प्रॉब्लम वगैरह हो रही हैं, तो ये सब तो इंक्रीज होंगी अगर आप नेचुरल प्रेग्नेंट होते हैं तो। और अगर आईवीएफ से भी जाते हैं तो आईवीएफ में भी डीएनए मटेरियल तो हस्बैंड और वाइफ का ही जा रहा है, तो वो बच्चों में जा सकती हैं। पर क्या है कि इस जेनेटिक, जैसे कोई भी बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए, जैसे थैलेसीमिया ही है, तो हम टेस्ट कराते हैं। इसके बाद जो एम्ब्रियो होते हैं उनका भी जेनेटिक टेस्टिंग हो सकता है। उससे हमें पता चल जाता है कि आपके जैसे 6 एम्ब्रियो बने, उसमें से कौन सा एम्ब्रियो आपका अच्छा है और कौन से आपके एम्ब्रियो एबनॉर्मल हैं, जो कि आपका या तो मिसकैरेज कर देंगे या बच्चे में डिफेक्ट कर देंगे। तो नेचुरल से बढ़िया है कि अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज आपकी फैमिली में रन कर रही है तो आप ये कर सकते हैं कि अपना आईवीएफ कराएं, और आईवीएफ के बाद जो अपने एम्ब्रियो हैं उनको आप जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजें, पीजीडी वगैरह के लिए। और इसके बाद उनका जब रिजल्ट आ जाता है तो जो नॉर्मल एम्ब्रियो हैं वो आप अपने यूट्रस में इम्प्लांट कराएं। तो आप एक तरह से जेनेटिक जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं बीमारियां, उनसे बच सकते हैं। ओके, सो मैम यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आईवीएफ का नॉर्मली सक्सेस रेट क्या है? कितने % सक्सेस होती है ये आईवीएफ? देखो, आईवीएफ का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी मशीनें आ गई हैं, इतना सब कुछ आ गया है कि आपका 80% तक सक्सेस रेट हो सकता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपके एग कैसे हैं, आपके स्पर्म कैसे हैं। अब आप कोई नेचुरल छोटा सा ऑपरेशन भी कराते हैं, उसके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपसे साइन लिए जा सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। आप जैसे हिस्टेक्टोमी कराते हैं, यूट्रस निकलवा रहे हैं, तो भी आपसे सारे साइन लिए जाते हैं कि हर चीज़ की किसी की गारंटी नहीं होती है। आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। उन सब पे आपको कंसेंट पे साइन करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो इनफर्टिलिटी का है, जब आप आईवीएफ कराते हैं तो आईवीएफ में 100% आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा कि सक्सेस हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपका सब कुछ सही है, आपके एम्ब्रियो अच्छे हैं, यूट्रस अच्छा है, कैविटी वॉल्यूम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपकी सक्सेस रेट अपने आप अच्छी होगी। अब आप 48 के हो रहे हैं या मतलब इतना लेट आ रहे हैं, आपकी एग की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज है, स्पर्म भी अच्छे नहीं है, आपके एम्ब्रियो भी बी ग्रेड बने हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो सक्सेस रेट एक वाइड है, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ओके ओके, सो मैम यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सिली सा क्वेश्चन है मेरा कि बहुत सारे लोग ना ऐसे भी बोलते हैं कि आईवीएफ में सिर्फ ट्विन बेबी ही होते हैं। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ ट्विन बेबीज़ हो रहे हैं? क्या होता है कि आईवीएफ में हम जो इम्प्लांट करते हैं, वो वैसे तो बुक्स में लिखा है कि एक ही ब्लास्ट डालना चाहिए, तो कई बार 2 ब्लास्ट डाल देते हैं ताकि हमें अच्छी सक्सेस रेट मिले। जब आप
एक से ज़्यादा ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है कि अगर सारे ही इम्प्लांट हो जाते हैं तो आपको ट्विंस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पर कई बार क्या होता है, आपका गुड क्वालिटी एक ही एम्ब्रियो बहुत अच्छा होता है, तो अगर हम वो डालेंगे तो आपको सिंगल बेबी होगा। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में और आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या बहुत ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? बिकॉज नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो लोग नॉर्मल अपना कंसीव कर लेते हैं एंड इजी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, बट क्या आईवीएफ में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें नीडेड है? देखो, जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, जैसा आपने बताया कि उसमें नॉर्मल उनका रूटीन चलता रहता है, पर आईवीएफ में हमें कुछ बातों का शुरू के 3 मंथ्स तक ध्यान रखना पड़ता है। आपको ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप रूटीन वर्क कर सकते हो, आप रेस्ट नॉर्मल कर सकते हो, इसके अलावा वॉक कर सकते हो। हाँ, पर आपको मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा लेनी पड़ती है। जब आप नेचुरल कंसीव करते हो तो आपको फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन, मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने पड़ते हैं, कभी कभी प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं। पर जब आप आईवीएफ से कंसीव करते हो, क्योंकि ये पूरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आपकी बॉडी के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको थोड़ी मेडिसिन ज़्यादा दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन की हैवी डोज दी जाती है, तो वो सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम लेनी है। सो मैम आपके इस आंसर ने ना मेरे एक और अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जो कि मेरा क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी के दौरान योगा या फिर जिम करना सही रहता है या नहीं। आप इस पे और थोड़ा सा बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। देखो, प्रेगनेंसी में योगा तो बहुत ही अच्छा है, पर मैं कहती हूँ जिम जाके आप है ना डंबल उठा रहे हैं या ये कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक कर लें, योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें। अपनी बॉडी को आपको हेल्दी रखना है। प्रेगनेंसी हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, एक नेचुरल प्रोसेस है, चाहे वो नेचुरल से हुआ है, आईयूआई से हुआ है या आईवीएफ से हुआ है, तो आपको अपने को नॉर्मल रूटीन में रखना है। अब जैसे मेरी एक पेशेंट थी, वो कंसीव की, इसके बाद उसने जिम में जाके डंबल उठा लिए, ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। और इसके बाद जब उसको ब्लीडिंग होगी तो कहती है आपने बताया ही नहीं था, कि आपने तो कहा था एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने लाइट एक्सरसाइज बोला था आपको, तो आपको वॉक करना तो यानी है। मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान योगा या जिम कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइट एक्सरसाइज ही करिए, उसको हैवी एक्सरसाइज में कन्वर्ट ना करें, और अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चले। अगर आपका डॉक्टर डिनाई कर रहा है इन चीज़ों को करने के लिए तो प्लीज़ उसके साथ ना जाए। सो मैम एक फाइनल जो आज का हम पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे वो आपके एक बहुत अच्छे से सजेशन के साथ उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर जिनको कंसीव नहीं हो रहा है और वो आईवीएफ की तरफ आना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए, आपका क्या सजेशंस रहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो जब भी आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को मिलो, अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलो। तो वो क्या करेंगे, आपके सारे टेस्ट कराएंगे। कई बार आप छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि आपको थायराइड है या प्रोलैक्टिन आपका हाई हो रहा है, इसी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, आपको सीधा आईवीएफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को मिलेंगे, वो आपके टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही आपको, या तो वो जो भी आपको गाइड करेंगे, आपको उसके हिसाब से ही अपना वर्क करना है। वो आईवीएफ गाइड करेंगी तो आपको आईवीएफ पे जाना है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप कंसीव कभी भी करना चाहें, ये आपकी मर्जी है, पर आप अपने एग फ्रीज कराना ज़रूर करें। वो आप जैसे, मतलब क्योंकि आपकी एज के साथ साथ आपकी एग की एज भी बढ़ रही है, और उससे क्या होता है कि आपके कंसीव करने की संभावना कम होती जा रही है। आप 42 इयर्स की कि अब मैं वेल सेटल हो गई, घर भी आ गया, कैरियर भी बन गया, अब मैं कंसीव करती हूँ, तो उस समय पता चलेगा कि आपके एग के नंबर ऑफ एग्स बहुत कम हो गए हैं। इसलिए मैं शुरू से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि जब भी आप यंग हैं, 25 से 30 के बीच, 35 के बीच, अगर आप फैमिली प्लान नहीं करना चाह रहे, आईवीएफ नहीं कराना चाह रहे, या नेचुरल भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे, तो प्लीज़ आप अपने एग ज़रूर फ्रीज कराएं। जी जी। तो मैम आज आपने आईवीएफ के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, एंड ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स के लिए ये सारी जानकारी बहुत हेल्पफुल रहेगी।
सो थैंक यू सो मच मैम, आपने आईवीएफ के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी है। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ज़्यादा टाइम निकाल के हमारे पास आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैम के सेंटर्स हैं उनके खुद के। आप दिल्ली में 2 सेंटर्स हैं मैम के, गुड़गांव में सेंटर है, रेवाड़ी, आगरा, इन सब जगह पे मैम के सेंटर्स हैं। सो आप जब चाहें उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनकी वीडियो कॉल सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे उनके साथ आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आईवीएफ से रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट नंबर्स, लिंक्स, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप जो लोग आईवीएफ कराना चाहते हैं या जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मैम के साथ कंसल्ट कीजिए। एंड मैम का सक्सेस रेशियो इज़ वेरी गुड। अब तक उन्होंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उन सब में बहुत ही अच्छा रेशियो निकल के आया है। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डेफिनेटली आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।